गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, समित लाइफ मेकर यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। देखिए दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग करने वाले फ्रेंड्स शिक्षण कला एवं अन्य दक्षता। दोस्तों ये बिहार स्टेट का जो भी एग्ज़ाम होने वाली दोस्तों, ये जुलाई या अगस्त में एग्ज़ाम होगी दोस्तों। उस एग्ज़ाम के पर्पज़ से हम लोग अपने इस सेशन को कर रहे हैं दोस्तों। और देखिए दोस्तों, यह शिक्षण एवं कला अन्य दक्षता ये दोस्तों आपके पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकंड दोनों पेपर के लिए दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि दोस्तों यहाँ से 50 मार्क का क्वेश्चन, आपका 50 क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों। अगर आप यहाँ से अच्छा स्कोरिंग कर लेते हैं दोस्तों, 50 में 45 भी ले आते हैं तो सेकंड अगला पेपर में दोस्तों अगर 30-35 भी लाते हैं तो आप पास कर जाइएगा। तो देखिए दोस्तों, और यह सेशन जो है दोस्तों, अभी तक में जितने सारे एग्जाम हुए हैं स्टेट के 2020 में, 23 में, 2024 में, टोटल करवाएंगे दोस्तों आप लोगों को हम अपने इस सेशन में, इस चैनल पे। और देखिए फ्रेंड्स, अभी तक में हमारा ये 2023 का पूरा कंप्लीट कर चुके हैं दोस्तों, और 2020 का पहला शिफ्ट का 18 सितंबर का ख़त्म हो चुका है। आज सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन हम लोग करने वाले दोस्तों। देखिए दोस्तों, ये थर्ड दिया हुआ है, यहाँ पे सेकंड होगा दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, आते हैं हम लोग अपने सेशन पे। देखिए दोस्तों, ये है 18 सितंबर 2020 का थर्ड शिफ्ट का दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, आज का फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि निम्न में से कौन सा कौशल संवेगात्मक बुद्धि से संबंधित है दोस्तों। तो ये ऑप्शन नंबर डी देखिए, समानुभूति देना दोस्तों, एम्पैथाइजिंग दोस्तों। ये क्या होगा, निम्न में से कौन सा कौशल संवेगात्मक बुद्धि से संबंधित दोस्तों। तो संवेगात्मक ये एम्पैथाइजिंग है, समानुभूति देना है दोस्तों। इसका सॉल्यूशन देखिए फ्रेंड्स, संवेग एक मानसिक स्थिति है जो भय, क्रोध, प्रेम आदि से जुड़ी है, जबकि संवेगात्मक बुद्धि किसी व्यक्ति की स्वयं की भावनाओं और दूसरों की भावनाओं को पहचानने, नियंत्रित करने और प्रबंधित करने की क्षमता को संदर्भित करती है। निम्न में से समानुभूति कौशल संवेगात्मक बुद्धि से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पाठ योजना की पंचपदीय प्रणाली किसने प्रतिपादित किया दोस्तों। पाठ योजना की पंचपदीय प्रणाली किसने प्रतिपादित किया है। ये ऑप्शन नंबर ए सही होगा इसका, हर्बर्ट। पाठ योजना की पंचपदीय प्रणाली किसने प्रतिपादित किया है दोस्तों। तो ये हर्बर्ट ने प्रतिपादित किया है। सॉल्यूशन देखिए इसका, पाठ योजना की पंचपदीय प्रणाली की शुरुआत जर्मन मनोवैज्ञानिक जे फ्रेडरिक हर्बर्ट ने की थी। उनकी 5 चरण प्रणाली में तैयारी, प्रस्तुति, जुड़ाव, सामान्यीकरण और अनुप्रयोग सहित 5 अलग अलग चरण शामिल है। जेरोम ब्रूनर एक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने संज्ञानात्मक विकास पर एक नया सिद्धांत प्रतिपादित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रोजेक्ट एक स्वदेश की क्रिया है जिसको पूर्ण संलग्नता के साथ सामाजिक वातावरण में किया जाता है। यह कथन किसका है। प्रोजेक्ट एक स्वदेश क्रिया है जिसको पूर्ण संलग्नता के साथ सामाजिक वातावरण में किया जाता है। यह कथन किसका है। यह कथन किसका है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर देखिए इसका ए सही होगा। यह कथन किलपैट्रिक का दोस्तों, किलपैट्रिक का है। सॉल्यूशन देखिए इसका, परियोजना प्रोजेक्ट को एक परियोजना के रूप में विकसित करना एक सामाजिक परिवेश में संपूर्ण उद्देश्यपूर्ण गतिविधि है। डॉक्टर विलियम हेड किलपैट्रिक ने परिभाषित किया कि प्रोजेक्ट एक स्वदेश क्रिया है जिसको पूर्ण संलग्नता के साथ सामाजिक वातावरण में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रयत्न एवं भूल विधि का प्रयोग किस मनोवैज्ञानिक ने किया था। प्रयत्न एवं भूल विधि का प्रयोग किस मनोवैज्ञानिक ने किया था। ऑप्शन नंबर बी देखिए, थॉर्नडाइक ने किया था। प्रयत्न एवं भूल विधि का प्रयोग ये क्या था, थॉर्नडाइक ने किया था, याद रखिएगा आप लोग। सॉल्यूशन देखिए इसका, प्रयत्न एवं भूल त्रुटि का सिद्धांत एडवर्ड थॉर्नडाइक द्वारा प्रतिपादित किया गया था। वह अधिनियम के सिद्धांत पर अपने उस कार्य के लिए प्रसिद्ध है जो व्यवहारवाद के साथ क्रिया प्रसूत अनुबंधन के विकास की ओर ले जाता है। थॉर्नडाइक का मानना है कि अधिगम, अधिगमन और अनुक्रिया के बीच संबंध का परिणाम है। स्किनर का क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत यह थ्योरी ऑफ लर्निंग उद्दीपन के स्थान पर अनुक्रिया और पुनर्वलन को महत्व देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नई शिक्षा नीति 1986 का सर्वाधिक महत्वपूर्ण पक्ष है। नई शिक्षा नीति 1986 का सर्वाधिक महत्वपूर्ण पक्ष क्या है। तो ऑप्शन नंबर ए देखिए इसका, समाज के सभी वर्गों के लिए शिक्षा के समान अवसर। ये सही होगा। नई शिक्षा नीति 1986 का सर्वाधिक महत्वपूर्ण पक्ष है, ये है समाज के सभी वर्गों के लिए शिक्षा के समान अवसर। समाज के सभी वर्गों के लिए शिक्षा के समान अवसर, यही ऑप्शन सही होगा। सॉल्यूशन देखिए इसका, नई शिक्षा नीति 1986 का सर्वाधिक महत्वपूर्ण पक्ष समाज के सभी वर्गों के लिए शिक्षा के समान अवसर है। इस नीति का उद्देश्य असमानताओं को दूर करने, विशेष रूप से भारतीय महिलाओं, अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति समुदायों के लिए शैक्षिक अवसर की बराबरी करने पर विशेष जोर देना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
छात्रों की विषयगत योग्यता को भली भांति जाना जा सकता है। छात्रों की विषयगत योग्यता को भली भांति जाना जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर सी देखिए दोस्तों, विचार विमर्श से। दोस्तों छात्रों की विषयगत योजना को भली भांति जाना जा सकता है। ये विचार विमर्श से भली भांति जाना जा सकता है। छात्रों की विषयगत योग्यता को भली भांति जाना जा सकता है विचार विमर्श से। सॉल्यूशन देखिए इसका, छात्रों की विषयगत योग्यता को विचार विमर्श से भली भांति जाना जा सकता है। विषयगत योग्यता पहले किसी विषय की पहचान करके विकसित की जाती है। यह विषय न केवल छात्रों की जरूरतों और रुचि पर आधारित होना चाहिए बल्कि विकास की दृष्टि से उपयुक्त होना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, एक अच्छे शिक्षक को शिक्षण विधियों का ज्ञान अवश्य होना चाहिए क्योंकि दोस्तों इससे शिक्षण प्रणाली प्रभावशाली हो जाता है। बिल्कुल सही है दोस्तों। सॉल्यूशन देखिए दोस्तों, एक अच्छे शिक्षक को शिक्षण विधियों का ज्ञान अवश्य होना चाहिए क्योंकि इससे शिक्षण अधिक प्रभावशाली हो जाता है। प्रभावशाली शिक्षण एक सफल शिक्षक के ज्ञान, रणनीतियों और आचरण का वर्णन करने के लिए प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अध्यापक होने के नाते हम शिक्षण अधिगम सामग्री का उपयोग इसलिए करेंगे क्योंकि सामग्री का उपयोग इसलिए करेंगे क्योंकि दोस्तों ऑप्शन नंबर बी देखिए, इससे विद्यार्थी अधिक सुगमता से सीखेंगे। दोस्तों सॉल्यूशन देखिए फ्रेंड्स, शिक्षण अधिगम सामग्री TLM उपकरण है जिनका उपयोग शिक्षकों द्वारा शिक्षार्थियों को आसानी और दक्षता के साथ अवधारणा को सीखने में मदद करने के लिए किया जाता है। एक अध्यापक होने के नाते हम शिक्षण अधिगम सामग्री का उपयोग इसलिए करेंगे क्योंकि इससे विद्यार्थी अधिक सुगमता से सीखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शैक्षिक संस्थानों की पाठ्यचर्चा निम्न में से किन पर आधारित होनी चाहिए? शैक्षिक संस्थानों की पाठ्यचर्चा निम्न में से किन पर आधारित होना चाहिए? ये देखिए दोस्तों, सिद्धांत व्यवहार और शोध पर। देखिए दोस्तों, सिद्धांत व्यवहार और शोध पे ये आधारित होना चाहिए। सॉल्यूशन देखिए इसका फ्रेंड्स, शैक्षिक सिद्धांत पाठ्यचर्चा के डिजाइन में महत्वपूर्ण है क्योंकि वे हमें शिक्षण के तरीकों का मूल्यांकन और सुधार करने में सक्षम बनाते हैं। और शैक्षिक संस्थानों की पाठ्यचर्चा सिद्धांत व्यवहार और शोध पर आधारित होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको कक्षा के कुछ छात्र असाधारण उज्ज्वल हैं, क्या आप उन्हें सिखाएंगे? तो ऑप्शन नंबर सी देखिए, समृद्ध कार्यक्रमों को उपयोग करें, ये सिखाएंगे। दोस्तों समृद्ध कार्यक्रमों को उपयोग करें, ये हम सिखाएंगे उसे। सॉल्यूशन देखिए इसका, हर छात्र मनोवैज्ञानिक पहलुओं जैसे बुद्धि, व्यक्तित्व आदि पर दूसरों से अलग होता है। असाधारण उज्ज्वल छात्रों के लिए अतिरिक्त मार्गदर्शन उन्हें बोर नहीं होने देगा और उन्हें ज्ञान के निर्माण में व्यस्त रखेगा। आपकी कक्षा के कुछ छात्र असाधारण उज्ज्वल है, आप उन्हें समृद्ध कार्यक्रमों का उपयोग करना सिखाएंगे। देखिए दोस्तों, समृद्ध कार्यक्रमों का उपयोग करें, ये सिखाएंगे हम उसे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, NCF 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका निभानी होगी आधिकारिक, तानाशाही, अनुमोदक, सुगमकर्ता के रूप में अपनानी होगी। दोस्तों सॉल्यूशन देखिए इसका फ्रेंड्स, NCF 2005 के अनुसार शिक्षक ज्ञान का स्रोत नहीं है बल्कि एक ऐसा सुगमकर्ता है जो बालक के शैक्षिक जीवन में आने वाली समस्याओं का निदान करता है। NCF 2005 के अनुसार एक शिक्षक की भूमिका सुविधादाता या सुगमकर्ता की होनी चाहिए। नेक्स्ट है, शिक्षक मुख्य रूप से निम्न में से किस विधि द्वारा विद्यार्थियों के समूह व्यवहार का अध्ययन करता है? शिक्षक मुख्य रूप से निम्न में से किस विधि द्वारा विद्यार्थियों के समूह व्यवहार का अध्ययन करता है? साक्षात्कार, प्रयोग, व्यक्तिविशिष्ट अवलोकन के माध्यम से। ऑप्शन नंबर सी देखिए सही होगा। शिक्षक मुख्य रूप से अवलोकन विधि द्वारा विद्यार्थियों के समूह व्यवहार का अध्ययन करता है। अवलोकन एक प्रयोगात्मक और अनुभवजन्य अध्ययन पद्धति है जिसके द्वारा सामूहिक और विशिष्ट व्यवहार दोनों का अध्ययन किया जा सकता है। नेक्स्ट देखिए, एक शिक्षक द्वारा छात्रों की गुणवत्ता का मूल्यांकन करने के लिए उपयोग किए जाने वाले स्कोरिंग गाइड को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? तो इसे रूब्रिक्स कहा जाता है। एक शिक्षक द्वारा छात्रों की गुणवत्ता का मूल्यांकन करने के लिए उपयोग किए जाने वाले स्कोरिंग गाइड को कहा जाता है रूब्रिक्स। देखिए इसका सॉल्यूशन है, एक शिक्षक द्वारा छात्रों की गुणवत्ता का मूल्यांकन करने के लिए उपयोग किए जाने वाले स्कोरिंग गाइड को रूब्रिक्स कहा जाता है। रूब्रिक्स एक स्कोरिंग गाइड है जिसका प्रयोग प्रदर्शन, उत्पाद या परियोजना के मूल्यांकन के लिए किया जाता है। रूब्रिक्स सुनिश्चित करते हैं कि स्कोरिंग सटीक, निष्पक्ष या सुसंगत हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक माध्यमिक विद्यालय की अध्यापिका वास्तव में विद्यार्थियों की सहायता करती है यदि वह देखिए कक्षा में बालकों को नोट्स लिखवाती है, पाठ्यक्रम निर्धारित से पूर्व पूरा कराती है, मूल्यांकन में निष्पक्ष है, विद्यार्थियों को प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करती है। बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर डी ही सही होगा। सॉल्यूशन देखिए इसका, एक प्राथमिक विद्यालय की अध्यापिका वास्तव में विद्यार्थियों की सहायता करती है यदि वह विद्यार्थियों को प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करती है जिससे विद्यार्थी सिद्धांत और अपने अनुभव को जोड़ते हुए खोज कर सके और स्वयं अपेक्षित हल को निकाल सके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बच्चों को मौखिक या अमौखिक रूप से सजा देने से जो परिणाम सामने होगा
क्या परिणाम सामने होगा दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर डी देखिए, उनके स्व अवधारणा में नुकसान पहुंचाना। उनके स्व अवधारणा में नुकसान पहुंचाना। देखिए, बच्चों को मौखिक या अमौखिक रूप से सजा देने से जो परिणाम सामने होगा वह क्या होगा? तो उनके स्व अवधारणा में नुकसान पहुंचाना। सॉल्यूशन किसका फ्रेंड्स? अवांछित व्यवहार को समाप्त करने के लिए दंड बहुत प्रभावी नहीं है। शारीरिक दंड देना, कक्षा में डांटना या धमकी देना और कक्षा के घंटों के बाद हिरासत में रखना विद्यालय में दिए जाने वाले दंड से कुछ अलग दंड के कुछ उदाहरण हैं। बच्चों को शाब्दिक या अशाब्दिक दंड देने से उनके आत्मधारण व स्वधारणा को ठेस पहुंचती है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, एक शिक्षक अपने छात्रों को सीखने हेतु अंदर प्रेरित होने के लिए कैसे बढ़ावा दे सकते हैं दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर सी देखिए फ्रेंड्स, व्यक्तिगत लक्ष्यों और उनकी महारत को निर्धारित करने में उनका समर्थन करने में दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी सही होगा दोस्तों। सॉल्यूशन देखिए फ्रेंड्स इसका, एक शिक्षक अपने छात्रों को सीखने के लिए आंतरिक रूप से प्रेरित बने रहने के लिए व्यक्तिगत नैपुण्य, लक्ष्यों और उनकी महारत को निर्धारित करने में उनके सहयोग देकर सीखने के लिए आंतरिक रूप से प्रेरित करने के लिए प्रोत्साहित कर सकता है। पुरस्कार देना बाहरी परिणाम से संबंधित है। नेक्स्ट है, जब एक बच्चा असफल हो जाता है तो इसका मतलब क्या है दोस्तों? तो तंत्र असफल हो गया दोस्तों। जब एक बच्चा असफल हो गया तो इसका मतलब है तंत्र असफल हो गया दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों, जब एक बच्चा असफल, देखिए इसका सोल्यूशन, जब एक बच्चा असफल हो जाता है तो इसका मतलब है तंत्र असफल हो गया है। असफल वांछनीय लक्ष्य नहीं मिलने की स्थिति है और इसे सफलता के विपरीत के रूप में देखा जा सकता है। छात्रों की विफलता के कई भौतिक बौद्धिक विद्वतापूर्ण भावनात्मक और सांस्कृतिक कारण है। नेक्स्ट है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में वैयक्तिक ध्यान महत्वपूर्ण होता है क्योंकि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में वैयक्तिक ध्यान महत्वपूर्ण है क्योंकि दोस्तों यहाँ पे देखिए दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। बच्चे अलग अलग गति से विकसित होते हैं और अलग अलग तरीके से सीखते हैं। बच्चे अलग अलग गति से विकसित होते हैं और अलग अलग तरीके से सीखते हैं दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। सॉल्यूशन देखिए इसका फ्रेंड्स, यह माना जाता है कि एक व्यक्ति अद्वितीय भावनात्मक, बौद्धिक और सामाजिक जरूरतों वाली एक इकाई है। प्रत्येक व्यक्ति को एक अद्वितीय व्यक्तित्व से नवाजा जाता है क्योंकि प्रत्येक शिक्षार्थी अलग अलग दरों पर विकसित होता है और सीखता है। इसीलिए शिक्षकों द्वारा व्यक्तिगत ध्यान देने की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक शिक्षिका कभी खुद से सवाल का जवाब नहीं देती है। वो अपने छात्रों को उत्तर देने, समूह चर्चा करने और सहकारी अधिगम को अपनाने के लिए प्रेरित करते हैं। यह उपागम किस सिद्धांत पर आधारित है? तो ये उपागम ऑप्शन नंबर सी देखिए, सक्रिय सहभागिता पर आधारित है। एक शिक्षिका कभी खुद से सवाल का जवाब नहीं देती और वो अपने छात्रों को उत्तर देने, समूह चर्चा करने और सहकारी अधिगम को अपनाने के लिए प्रेरित करती है। यह उपागम किस सिद्धांत पर आधारित है? तो सक्रिय सहभागिता पे आधारित है। सॉल्यूशन देखिए फ्रेंड्स, सक्रिय सहभागिता तब होता है जब कोई बच्चा दूसरों के साथ बातचीत करने, संवाद करने और भाग लेने में सक्षम होता है। उदाहरण के लिए देखिए, एक शिक्षिका कभी खुद से सवाल का जवाब नहीं देती। वो अपने छात्रों को उत्तर देने, समूह चर्चा करने और सहकारी अधिगम को अपनाने के लिए प्रेरित करती है। यह उपागम सक्रिय सहभागिता सिद्धांत पर आधारित है। नेक्स्ट है, आपके किसी विद्यार्थी द्वारा अप्रासंगिक प्रश्न पूछे जाने पर आप क्या करेंगे? तो ऑप्शन नंबर सी देखिए, उसको अन्य अवसर देंगे। आपके किसी विद्यार्थी द्वारा अप्रासंगिक प्रश्न पूछे जाने पर आप क्या करेंगे? तो उसको अन्य अवसर देंगे दोस्तों, ठीक है। अवहेलना नहीं करेंगे, न ही उसकी गलती का अभ्यास कराएंगे, न सभी बच्चों को बीच डांटेंगे। सॉल्यूशन देखिए इसका, जब एक छात्र कक्षा में एक गलत प्रश्न पूछता है तो शिक्षक को एक उपयुक्त स्पष्टीकरण देकर छात्र को सही बनाने और उसकी शंका को दूर करने के लिए, देखिए फ्रेंड्स, जब एक छात्र कक्षा में एक गलत प्रश्न पूछता है तो शिक्षक को एक उपयुक्त स्पष्टीकरण देकर छात्र को सही बनाने और उसकी शंका को दूर करने के लिए एक अच्छी रणनीति का चयन करने की आवश्यकता होती है। आपके किसी विद्यार्थी द्वारा अप्रासंगिक प्रश्न पूछे जाने पर आप उसको अन्य अवसर देंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, एक अच्छे परीक्षण में 3 गुण होते हैं। एक अच्छे परीक्षण में 3 गुण होते हैं दोस्तों, क्या क्या था? वैधता, मूल्यांकन, व्यवहारिकता। वैधता, विश्वसनीयता और व्यवहारिकता। और देखिए दोस्तों, यहाँ पे यही होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी ही सही है दोस्तों। वैधता होता है, विश्वसनीयता होता है और व्यवहारिकता होता है दोस्तों। सॉल्यूशन देखिए फ्रेंड्स, एक अच्छा परीक्षण आसान, आकर्षक और रुचिपूर्ण होना चाहिए और शिक्षक तथा छात्रों दोनों के लिए सुविधाजनक होना चाहिए। इसका अर्थ है कि एक विशिष्ट परीक्षण का उपयोग करते समय कोई कठिनाइयों को पार नहीं करना चाहिए। एक अच्छे परीक्षण में 3 गुण वैधता, विश्वसनीयता और व्यवहारिकता दोस्तों होते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, छात्रों को पहले कोई सामान्य नियम बताकर उसके बाद उस नियम के उदाहरण देकर नियम की पुष्टि करने की विधि को क्या कहते हैं दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर 1 देखिए दोस्तों, निगमन विधि कहते हैं दोस्तों। छात्रों को पहले कोई सामान्य नियम बताकर उसके
बाद उस नियम के उदाहरण देकर नियम के पुष्टि करने की विधि को क्या कहते हैं, तो निगमन विधि कहते हैं दोस्तों, डिडक्टिव मेथड। सॉल्यूशन देखिए दोस्तों, निगमन विधि में छात्रों को पहले नियम को अच्छी तरह से बता दिया जाता है, बाद में उदाहरण दिया जाता है, जिससे बच्चों को समझने में काफ़ी सुविधा होती है और बच्चे इस विधि से बहुत अच्छी तरह से सीखते हैं। शिक्षक बच्चों को पढ़ाते समय इस विधि का प्रयोग सबसे ज़्यादा करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, सूक्ष्म शिक्षण चक्र का सही क्रम कौन सा है दोस्तों? सूक्ष्म शिक्षण चक्र का सही क्रम कौन सा है दोस्तों? देखिए दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा दोस्तों। सूक्ष्म पाठ्य योजना होगा, तब सूक्ष्म पाठ्य योजना, तब शिक्षण, तब प्रतिपुष्टि, तब पुनः पाठ्य योजना, तब पुनः शिक्षण, तब पुनः प्रतिपुष्टि होगा दोस्तों। सूक्ष्म पाठ्य योजना, शिक्षण, प्रतिपुष्टि, ठीक है, फिर पुनः पाठ्य योजना, फिर पुनः शिक्षण, फिर पुनः प्रतिपुष्टि होगा दोस्तों। सोचते हैं कि फ्रेंड्स, सूक्ष्म शिक्षण को इस तरह परिभाषित किया गया जाता है कि जहाँ इसे कक्षा के समय के आकार में छोटा किया जाता है और एक विशिष्ट शिक्षण कौशल पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। सूक्ष्म शिक्षण चक्र के 6 चरण उनके मानक समय अवधि के साथ जो इस प्रकार है: सूक्ष्म पाठ्य योजना तैयार करना, शिक्षण 6 मिनट, प्रतिपुष्टि 6 मिनट और पुनः पाठ्य योजना 12 मिनट, पुनः शिक्षण 6 मिनट, पुनः प्रतिपुष्टि 6 मिनट, संपूर्ण 36 मिनट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, बालकों में शोध एवं अनुसंधान संबंधी क्रियाकलाप विकसित करने हेतु, बालकों में शोध एवं अनुसंधान संबंधी क्रियाकलाप विकसित करने हेतु ऑप्शन नंबर देखिए दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। आप उन्हें शोध व अनुसंधान कार्य के महत्व से अवगत कराएंगे। बालकों में शोध एवं अनुसंधान संबंधी क्रियाकलाप विकसित करने हेतु दोस्तों आप उन्हें शोध व अनुसंधान कार्य के महत्व से अवगत कराएंगे। आप उन्हें शोध व अनुसंधान कार्य के महत्व से अवगत कराएंगे दोस्तों, ठीक है। सॉल्यूशन देखिए फ्रेंड्स, इसका अनुसंधान संबंधी क्रियाकलाप या उन गतिविधियों को संदर्भित करता है जिनके परिणाम स्वरूप नए ज्ञान का निर्माण होता है और मौजूदा ज्ञान का नए और रचनात्मक तरीके से उपयोग होता है, ताकि नई अवधारणाएं, पद्धतियां और समझ उत्पन्न हो सके। बालकों में शोध एवं अनुसंधान संबंधी क्रियाकलाप विकसित करने हेतु तो आप उन्हें शोध व अनुसंधान कार्य के महत्व से अवगत कराएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दल शिक्षण की परिकल्पना में अंतर्निहित, दल शिक्षण की परिकल्पना में अंतर्निहित है, क्या अंतर्निहित है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर सी देखिए, स्कूल के सर्वश्रेष्ठ शिक्षक अधिक छात्रों द्वारा साझा किए जा सकते हैं। स्कूल के सर्वश्रेष्ठ शिक्षक अधिक छात्रों द्वारा साझा किए जा सकते हैं, यही ऑप्शन सही है दोस्तों। आगे देखिए, और क्या दल शिक्षण की परिकल्पना में अंतर्निहित है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर अकेले काम करते समय शिक्षक उबाई महसूस करते, गलत है दोस्तों। शिक्षक अकेले शिक्षण कार्य करने में सक्षम नहीं होते, ये गलत है। अकेला शिक्षक वर्ग को नियंत्रित नहीं कर सकते, ये गलत है दोस्तों। स्कूल के सर्वश्रेष्ठ शिक्षक अधिक छात्रों द्वारा साझा किए जा सकते हैं दोस्तों, ठीक है। देखिए दोस्तों, दल शिक्षण की परिकल्पना में स्कूल के सर्वश्रेष्ठ शिक्षक अधिक छात्रों द्वारा साझा किए जा सकते हैं। शिक्षक सक्रिय रूप से सभी छात्रों को सामग्री और कौशल के निर्देश साझा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पदानुक्रम के उच्चतम स्तर पर है, पदानुक्रम के उच्चतम स्तर पर क्या होगा दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर देखिए दोस्तों, इसका सी सही होगा दोस्तों। पदानुक्रम के उच्चतम स्तर पर दोस्तों ये मूल्यांकन होता है। देखिए दोस्तों, ये देखिए, पदानुक्रम के उच्चतम स्तर पर मूल्यांकन होता है दोस्तों। ज्ञान होता है, तब समझ, तब अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, तब मूल्यांकन होता है दोस्तों। देखिए दोस्तों, ब्लूम ने संज्ञानात्मक शिक्षण के अंतर्गत 6 स्तरों की पहचान की। तथ्यों की सरल याद या पहचान से सबसे निचले स्तर के रूप में तेजी से अधिक जटिल और अमूर्त मानसिक स्तरों के माध्यम से उच्चतम क्रम तक, जिसे मूल्यांकन के रूप में वर्गीकृत किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, सूक्ष्म शिक्षण किस दक्षता पर केंद्रित है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर बी देखिए दोस्तों, कि कौशल पर केंद्रित है दोस्तों। सूक्ष्म शिक्षण दोस्तों ये कौशल दक्षता पे केंद्रित है दोस्तों। सॉल्यूशन देखिए फ्रेंड्स, इसका सूक्ष्म शिक्षण विशिष्ट शिक्षण कौशल के विकास के लिए प्रशिक्षण पर केंद्रित है। शिक्षण के दौरान एक कौशल का अभ्यास किया जाता है और निपुणता स्तर तक लाया जाता है। इन शिक्षण गतिविधियों की सफलता शिक्षण कला बन जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण विधि जिसमें शिक्षक विशिष्ट से समान की ओर जाते हैं। शिक्षण विधि जिसमें शिक्षक विशिष्ट से समान की ओर जाते हैं। ऑप्शन नंबर देखिए दोस्तों, ये आगमन विधि है दोस्तों। जिसमें विशिष्ट से हम समान की ओर जाएंगे तो ये आगमन होगा दोस्तों, और समान से अगर विशिष्ट की ओर जाएंगे तो ये निगमन विधि का। देखिए दोस्तों, शिक्षण विधि जिसे शिक्षक विशिष्ट से समान की ओर जाते हैं उसे आगमन विधि कहते हैं। आगमनात्मक विधि वह विधि कहलाती है जिसमें विशेष तथ्यों और घटनाओं के अवलोकन और विश्लेषण द्वारा समान नियम या सिद्धांत बनाए जाते हैं। आगमन पद्धति को अक्सर शिक्षण की एक थकाऊ विधि माना जाता है, क्योंकि इसमें सीखने की प्रक्रिया बहुत लंबी होती है। यह विधि अरस्तु ने दी है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अभिवृत्ति, मूल्य और अभिरुचि किस अधिगम अनुक्षेत्र द्वारा परिलक्षित होते हैं दोस्तों? तो यह भावनात्मक अधिगम अनुक्षेत्र द्वारा परिलक्षित होते हैं दोस्तों। सॉल्यूशन देखिए फ्रेंड्स, इसका
भावनात्मक डोमेन शिक्षार्थियों के दृष्टिकोण, अभिवृत्ति, मूल्यों, अभिरुचियों और प्रशंसा के अनुक्षेत्र द्वारा परिलक्षित होते हैं। शिक्षक पाठ्यक्रमों की योजना बनाने, व्याख्यान और गतिविधियां देने और छात्रों के सीखने का आकलन करने में प्रभावशाली डोमेन पर विचार करके अपनी प्रभावशीलता बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से शिक्षण का कौन सा स्तर अनुशंसित नहीं है? देखिए दोस्तों, स्मृति स्तर अनुशंसित है, बोध भी है, चिंतन भी है, मगर विभेदन स्तर ये अनुशंसित नहीं है दोस्तों। सॉल्यूशन देखिए इसका, विभेदन स्तर शिक्षण का वह क्षेत्र जहाँ शिक्षक हर कक्षा में हर छात्र के ज्ञान और कौशल का विस्तार करने के लिए कई तरीकों का उपयोग करते हैं। यह उनके शुरुआती बिंदु की परवाह किए बिना होता है। विभेदन का उद्देश्य प्रत्येक छात्र के प्रदर्शन स्तर को बढ़ाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, निम्न में से कौन सा प्रभावी शिक्षण में मुख्य व्यवहार है? निम्न में से कौन सा प्रभावी शिक्षण में मुख्य व्यवहार है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर डी देखिए, ये अनुदेशन विविधता दोस्तों। निम्न में से कौन सा प्रभावी शिक्षण में मुख्य व्यवहार है दोस्तों? ये अनुदेशन विविधता है दोस्तों। सॉल्यूशन देखिए इसका, अनुदेशन विविधता प्रभावी शिक्षण में मुख्य व्यवहार है। जब छात्रों को विभिन्न प्रकार की अनुदेशात्मक रणनीतियों से अवगत कराया जाता है तो यह उनके सीखने के तरीके का दायरा बढ़ाता है, अनिवार्य रूप से उन्हें नई जानकारी को संसाधित करने और सीखने के कई तरीके प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अच्छा शिक्षक होना चाहिए। एक अच्छा शिक्षक कैसा होना चाहिए दोस्तों? तो बी देखिए दोस्तों, संसाधन पूर्ण और सहभागी होना चाहिए दोस्तों। संसाधन पूर्ण और सहभागी होना चाहिए दोस्तों। सॉल्यूशन फ्रेंड्स, एक अच्छे शिक्षक को संसाधन पूर्ण और सहभागी होना चाहिए। शिक्षण में समस्याओं के विश्लेषण के लिए प्रभावी शिक्षकों के पास ज्ञान की अधिक विस्तृत प्रणालियाँ पाई जाती है। शिक्षक जिस विषय को पढ़ाना चाहता है उस विषय में निपुणता या गहरा ज्ञान होना आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शिक्षण पेशे का उन्नयन तभी हो सकता है जब शिक्षक सृजनात्मकता विधियों से पढ़ाए दोस्तों। देखिए दोस्तों, ऑप्शन नंबर इसका सी सही होगा दोस्तों। 2 है दोस्तों इसका, देखिए वेतन योग्यता अनुसार मिले, गलत है दोस्तों। शिक्षक स्वयं नए प्रयोग करे एवं नई विधियां निकाले, ये ऑप्शन सही होगा दोस्तों। सॉल्यूशन देखिए फिर इसका, नवीन शिक्षक रणनीतियाँ एक प्रभावी वातावरण बनाकर शिक्षकों और छात्रों के बीच बेहतर संबंध बनाने में मदद कर सकती है, जो अन्वेषण और सहयोग को प्रोत्साहित करती है। शिक्षण पेशे का उन्नयन तभी हो सकता है जब शिक्षक स्वयं नए प्रयोग करे एवं नई विधियाँ निकाले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, छात्रों में मूल्यों की शिक्षा देना आवश्यक है, क्योंकि दोस्तों ये उनमें सद्गुणों के प्रति आस्था और सजगता बढ़ेगी। ऑप्शन नंबर सी सही है। सॉल्यूशन देखिए इसका, मूल्य शिक्षा हमारे अंदर नैतिक मूल्यों का विकास करती है। ये सीखने के साथ साथ हमारे व्यक्तित्व में भी विकास करती है। छात्रों को मूल्यों की शिक्षा देना आवश्यक है क्योंकि इनमें सद्गुणों के प्रति आस्था और सजगता बढ़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यालयों में डैश के द्वारा शारीरिक दंड को निषिद्ध किया गया है दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी देखिए, आरटी एक्ट 2009 के द्वारा दोस्तों। आरटी एक्ट 2009, आरटी रीट कानून 2009 के द्वारा विद्यालयों में रीट कानून 2009 के द्वारा शारीरिक दंड को निषिद्ध किया गया है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 शारीरिक दंड और मानसिक उत्पीड़न पर रोक लगाता है और इसे दंडनीय अपराध के रूप में मान्यता देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न शब्द समूह में विजातीय पद समूह को चुनिए। निम्न शब्द समूह में विजातीय पद समूह को चुनिए। इसमें देखिए दोस्तों कौन सा होगा दोस्तों? तो देखिए दोस्तों सब समय इसमें देखिए, इसमें ए बी सी एक बढ़ रहा है, एक्स वाई जेड आर एस टी के एम एन, यही दोस्तों ऑप्शन नंबर बी होगा दोस्तों, विजातीय समूह। नेक्स्ट निम्नलिखित श्रेणी में से लुप्त शब्द को कैसे ज्ञात करेंगे दोस्तों? देखिए सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे हम लोग यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों, जैसे डब्लू में से डब्लू भी के बीच में कितना का डिफरेंस है दोस्तों? डब्लू दोस्तों और एक दूसरे में करना दोस्तों, तो डब्लू में से 3 4, अगर डब्लू में 7 गया तो पी हो गया दोस्तों, और पी में से अगर 7 गया दोस्तों, 16 में से 7 गया दोस्तों तो 9 हो गया। आई में से दोस्तों 7 गया दोस्तों तो बी हो गया फ्रेंड्स। 9 में से 7 गया तो बी हो गया दोस्तों। अब बी में से अगर 7 गया, 2 इधर चला गया, 5 उधर चला गया, तो 20 यहाँ पे हमारा हो जाएगा दोस्तों यू। ये 20 मतलब उधर 26 में से 5 है दोस्तों 21, तो यू हो जाएगा दोस्तों। यू जिसके फर्स्ट में यू हो गया, यहाँ भी यू है। अब देखिए दोस्तों सेकंड वाला स्थान को कैसे निकालेंगे? भी में से 7 गया यू, ओ में से 7 गया एच, एच में से 7 गया आ ए, और इसमें से 7 गया दोस्तों तो क्या होगा हमारा टी, तो हमारा सी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है दोस्तों, यदि ट्रेन का कोड 62 है, ट्रेन का कोड कितना है दोस्तों? 62, ठीक है। तो स्कूटर का कोड क्या होगा दोस्तों? देखिए दोस्तों यहाँ पे हम लोग क्या किया दोस्तों, सबको ऐड कर दिया दोस्तों, सबके स्थान को यहाँ पे ऐड कर दिया दोस्तों। ऐड करने के बाद दोस्तों
जितना हुआ है वही हो गया दोस्तों। स्कूटर में उसी प्रकार जब हम लोग ऐड करेंगे दोस्तों, एस का 19 मान रखेंगे, सी का 3 लिखेंगे, ओ का 15, फिर ओ का 15, टी का 20 और ई का 5 और आर का 18 कोट रखेंगे दोस्तों, तो हमारा आंसर दोस्तों हमारा जो होगा 95। इसी प्रकार से होगा दोस्तों। नेक्स्ट है, यदि किसी वर्ष में 25 अगस्त का दिन गुरुवार हो, यदि किसी वर्ष में 25 अगस्त का दिन, किसी भी वर्ष में 25 अगस्त का दिन 25 अगस्त को गुरुवार होता है, तो उस माह में कितने सोमवार होंगे दोस्तों। देखिए दोस्तों 25 अगस्त को अगर गुरुवार है, ठीक है, तो 25 4 29 दोस्तों, तो 29 अगस्त को फिर सोमवार होगा दोस्तों। 25 में अगर 4 जोड़ दिए तो अगस्त में अगर गुरुवार से 4 अगर जोड़ दिए तो सोमवार हो जाएगा दोस्तों। हमें सोमवार निकलना है, तो 29 तारीख को सोमवार हो गया, ठीक है। अब फिर 29 में सब में से 7 माइनस करते चले दोस्तों। 29 में 7 माइनस किए 22 को भी सोमवार होगा, फिर 15 को सोमवार होगा, फिर 8 को सोमवार होगा, फिर 1 को सोमवार होगा। तो टोटल सोमवार कितना हो गया दोस्तों, 1 2 3 4 5 सोमवार टोटल हो गया दोस्तों। नेक्स्ट देखिए 40 नंबर, 4 दोस्त दिव्या, संगीता, आशा और रीता, ठीक है दोस्तों। ये चारों दोस्त क्या किया, मतलब सबसे छोटी कौन है ये बोल रहा है दोस्तों। देखिए दिव्या संगीता से छोटी दोस्तों। दिव्या अगर संगीता से 1 साल बड़ी है दोस्तों। दिव्या संगीता से 1 साल बड़ी है। संगीता आशा से 2 साल बड़ी, संगीता आशा से 2 साल बड़ी है। रीता आशा से 1 साल बड़ी है। रीता आशा से 1 साल बड़ी है दोस्तों। तो यहाँ पे रीता हो जाएगा, आशा सबसे लास्ट में होगा दोस्तों, ठीक है। मतलब संगीता और आशा के बीच में रीता हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे छोटी कौन है दोस्तों, तो ये होगा दोस्तों हमारा आशा। ऑप्शन नंबर डी सही है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, 50 विद्यार्थियों की कक्षा में एक लड़के का स्थान, 50 विद्यार्थी का कक्षा है दोस्तों, उसमें से एक लड़के का स्थान ऊपर से 31वां है। अगर ऊपर से उसका स्थान 31वां है तो नीचे से क्या होगा दोस्तों, तो नीचे से उसका स्थान निकालने के लिए ऊपर से 50 विद्यार्थी, ऊपर से 31वां है तो नीचे से उसका स्थान होगा दोस्तों। सबसे पहले तो 50 में से 31 घटा देंगे, जितना होगा दोस्तों उसमें से एक ऐड कर देंगे। तो 50 में से 31 गया, 50 में से 31 गया तो 19 में एक ऐड कर दिया तो 20वां स्थान होगा दोस्तों नीचे से उसका। नेक्स्ट, पृथ्वी सूर्य से संबंधित है, ठीक उसी तरह चंद्रमा, पृथ्वी अगर सूर्य से संबंधित है दोस्तों, पृथ्वी सूर्य से संबंधित है तो चंद्रमा किससे संबंधित होगा दोस्तों, तो चंद्रमा हमारा ये पृथ्वी से संबंधित होगा। ऑप्शन नंबर डी सही है दोस्तों। नेक्स्ट, ये मैं 5 किलोमीटर पूरब जाता हूँ दोस्तों। देखिए ये 5 किलोमीटर पूरब गया दोस्तों, फिर दाईं ओर मुड़ा, फिर 8 किलोमीटर गया। यहाँ पे 8 किलोमीटर जाने के बाद क्या क्या दोस्तों, ये 5 किलोमीटर 8 किलोमीटर जाता हूँ, पुनः फिर बाईं ओर मुड़ता, फिर 5 किलोमीटर जाता हूँ दोस्तों, और फिर उसके बाद मैं पुनः बाईं ओर मुड़कर 8 किलोमीटर जाता हूँ। तो पहले शुरू किए गए स्थान में कितनी दूरी पर हूँ, पहले स्थान यहाँ से स्टार्ट किया, 5 ये हो गया, और 5 ये होने के बाद ये 5 ये भी 5 ही हो जाएगा हमारा, 5 5 10 किलोमीटर होगा। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रहीम राम से दाएं और सुरेश से बाएं बैठा। देखिए यहाँ पे क्या होगा, रहीम जो है दोस्तों, रहीम राम से दाएं होगा यहाँ पे, और सुरेश से बाएं बैठा है, ठीक है। शंकर दाहिने और आखिर में है, शंकर दाहिने और सबसे आखिर में है। बाएं से दूसरा कौन है, तो ये रहीम है, और ये क्या रहीम, और ये रहीम और रहीम। ये देखिए दोस्तों रहीम बाएं से दूसरा होगा, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या एक पूर्ण वर्ग है। देखिए दोस्तों पूर्ण वर्ग की बात होता है, 0.3 का अगर स्क्वायर हम लोग करेंगे दोस्तों तो 0.09 होगा, तो ये नंबर सही है। 46 नंबर है, 2 भाइयों का आयु का अनुपात। अगर 2 भाई का आयु का अनुपात दोस्तों 5x और 8x है, ठीक है। उनकी आयु में अंतर 12 है, तो उनकी आयु ज्ञात करें। देखिए दोस्तों 5x 8x है दोस्तों, तो उनके 2 भाइयों का आयु का अनुपात इतना है, तो उनकी आयु में अंतर दोस्तों क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे 5x 8x माइनस 5x, ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा 12 हमारा, ठीक है। यहाँ पे 12 हो गया दोस्तों, यहाँ पे x का मान हमारा 4 निकल जाएगा, ठीक है। तो 4 निकल जाएगा, तो अब दोनों को गुना करते 5 के 20, 8 5 40, 40 में से 40 20 इसका 5 के 20 और 8 के 32, 20 और 32 एज हो गया दोनों दोस्तों। तो उनके आयु का अंतर बोल रहा है दोस्तों, 32 में से 20 गया, कितना बचा 32 20 इसका, तो उनकी आयु ज्ञात करें, सिर्फ आयु, तो 20 32 ऑप्शन बढ़िए सही होगा दोस्तों।
नेक्स्ट, एक वर्ग का परिमाप 24 सेंटीमीटर है, तो इस वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा दोस्तों। वर्ग का परिमाप बराबर क्या होता है, 4a, ठीक है। तो परिमाप 24 तो 4a, ए बराबर दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6 निकल जाएगा, और क्षेत्रफल निकालने के लिए 6 का स्क्वायर कर देंगे, 36 वर्ग मीटर हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है देखिए यहाँ पे, एक सामान को 20% हानि पर 15,000 रुपये में बेचा गया। एक सामान को 20% हानि पर 15,000 रुपये में बेचा गया। देखिए दोस्तों 20% हानि पर 100 में से 20% कर देंगे तो 15,000 में बेचा गया, ठीक है। 80% में 15,000, 1% बराबर 15,000 बटा 80 हो गया। अब देखिए 100% इसी का अगर निकालेंगे तो इसका बोल रहा है कि इसका क्रय मूल्य कितना था दोस्तों, ये इसका सीपी बोल रहा है निकालने के लिए। अगर एक सामान को 20% हानि पे बेच देते हैं, ठीक है, 15,000 रुपये में बेच दिए, तो अब उसका बोल रहा है कि उसका क्रय मूल्य खरीद का कीमत क्या आता है दोस्तों उसका। 100 में से 20, इसका हानि हो गया दोस्तों 20% हानि, या 15,000 में उसको बेच दिया, ठीक है। अब देखिए इसका 1% निकाले इतना, तो 100% इसका हो जाएगा 18,750। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मान ज्ञात करें। इसका मान हमें ज्ञात करना है, तो देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका बटे क्या, देखिए 2 स्क्वायर 3q 4q 6 स्क्वायर। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, 2 दूनी 4 हो गया। पहले क्या करते हैं, पहले 2 ना, ये दोनों को जोड़ना है दोस्तों, 4 हो गया यहाँ पे, 4 4 16 चौको 64, 64 4 68, 68 हो गया। अब घटाना है दोस्तों, ये तीनों को 3 होते 27, 27 36 को पहले जोड़ लेंगे, कितना होगा 63, 68 में से 63 क्या दोस्तों 5 हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही है। अब आखिरी क्वेश्चन देखिए, यदि x + 2y बराबर 25 है, तो y 5 है, तो x का मान क्या होगा दोस्तों, y अगर 5 यहाँ रख दिए 10 हो गया, तो 25 में 10 हो गया 15 आंसर हो जाएगा हमारा। ऑप्शन नंबर सी सही है। अब देखिए दोस्तों हमारा सेशन आज यहीं पे खत्म होता है फ्रेंड्स। कल के सेशन में हम लोग करेंगे यहाँ पे 16 सितंबर 2020 का क्वेश्चन दोस्तों। देखिए दोस्तों अगर सेशन आप लोगों को पसंद आया दोस्तों, तो सेशन को 1 लाइक जरूर कर दीजिएगा दोस्तों, और किसी एक ग्रुप में इस वीडियो को शेयर कर दीजिए दोस्तों। और लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन या नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन के बटन को आप लोग जरूर दबा लीजिएगा दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।